13 जुलाई 2022 श्रीलंका के एक प्रेसिडेंट अपने ही देश से भाग गया। कोई तख्तापलट नहीं हुआ था, कोई विदेशी सेना नहीं आई थी। फिर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट आधी रात को अपना घर छोड़ करके भागा क्यों? इसका जवाब किसी जियोपॉलिटिकल रीजन में नहीं है। इसका जवाब एक ऐसी जगह छुपा है जिसे दुनिया मदद कहती है। दोस्तों, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम उसे सरल भाषा में गहराई से डिकोड करते हैं ताकि आप अपना खुद का पर्सपेक्टिव बना सको, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं दी आर पर्सपेक्टिव, और आज हम डिटेल में डिकोड करेंगे उस संस्थान को जो खुद को दुनिया का मददगार कहता है, लेकिन जिसके दरवाजे से निकलने वाला हर देश पहले से ज़्यादा कर्जदार और कमज़ोर होकर के निकलता है। नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये वॉर इकोनॉमी सीरीज का चौथा हथियार है। वॉर इकोनॉमी की पूरी सीरीज के लिए सब्सक्राइब करो। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वापस चलते हैं उसी रात में 13 जुलाई 2022 को, लेकिन इस बार एक नई जानकारी के साथ। यह श्रीलंका की IMF से पहली बार मदद लेना नहीं था, यह 16वीं बार था। 1965 से लेकर के 2022 तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार मदद ली। तो यहाँ पहला सवाल बनता है, अगर IMF का लोन किसी देश को स्थिर करने के लिए है तो श्रीलंका बार बार उसी दरवाजे पर क्यों खड़ा है? अगर दवाई काम करती तो मरीज 16 बार अस्पताल क्यों जाता? वर्ष 2022 में श्रीलंका पर कुल कर्ज था $83 बिलियन। इन्फ्लेशन 70% तक पहुंच गई, और फिर IMF आया। $2.9 बिलियन का रेस्क्यू पैकेज मिला। लेकिन इससे पहले कि हम यह समझे यह रेस्क्यू था या कुछ और, हमें पीछे जाना होगा, वहां जहां से पूरा सिस्टम शुरू हुआ। दोस्तों, एपिसोड 3 में हमने देखा 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में पेट्रो-डॉलर का बीज बोया गया था। उसी कॉन्फ्रेंस में एक और इंस्टीट्यूशन बनी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मकसद था एक ऐसा संस्थान बनाना जो फ्यूचर की इकोनॉमिक क्राइसिस को रोक सके, जिससे दुनिया फिर से 1929 की तरह ग्रेट डिप्रेशन न देखे। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इस इंस्टीट्यूट की एक रोचक बात यह है, IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एक यूरोपियन होता है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा एक अमेरिकन होता है। यह 1944 से लगातार चला आ रहा है। इसे कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। एक इंटरनेशनल संस्थान जिसका घर एक ही देश में है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है वोटिंग पावर से। IMF में एक देश की आवाज़ उसकी ज़रूरत से तय नहीं होती, उसकी इकोनॉमिक साइज से तय होती है। और अमेरिका के पास करीब करीब 17.5% तक वोट्स हैं। और यहाँ एक रूल समझना होगा, IMF के सबसे बड़े फैसले के लिए 85% वोट्स चाहिए होते हैं। अमेरिका के पास करीब 17% वोटिंग पावर है, लेकिन 85% चाहिए। अमेरिका अकेले कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि 100% में से 17% निकाल देने पर 83% बचता है, यानी बाकी सारे देश मिलकर भी अमेरिका की मर्जी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। यह वोट नहीं, यह वीटो पावर है। तो अगली बार जब श्रीलंका जैसा कोई देश IMF के दरवाजे पर खड़ा होता है, वह सिर्फ पैसे नहीं मांगता, वह एक ऐसी मेज पर बैठ रहा होता है जहां उसकी अपनी आवाज़ नाम की मात्रा में होती है। आप ही बताओ किसकी कंडीशन मानी जाएगी? यही IMF का असली स्ट्रक्चर है। तो जब कोई देश क्राइसिस में IMF के पास जाता है तो लोन अकेला नहीं आता, एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, और उसके साथ आता है एक शब्द, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, एक सवाल, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप अपना घर किसी और को बेच दो, अपने बच्चों के स्कूल की फी बंद करो, हॉस्पिटल का खर्च खुद उठाओ, और हर बड़े डिसीजन मुझसे पूछकर करो, क्या इसे हेल्प कहेंगे? यही IMF करता है विश्व के पूरे देश के साथ। चलिए इसे 6 पॉइंट में तोड़ते हैं आसान भाषा में। पहला, सब्सिडी हटाओ फ्यूल, फूड, मेडिसिन पर से। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, एजुकेशन, हेल्थ केयर बजट में कटौती करो। तीसरा, प्राइवेटाइज करो, बैंक, बिजली, रेलवेज विदेशी कंपनी को बेच दो।
चौथा, करेंसी डिवैल्यू करो ताकि एक्सपोर्ट सस्ता हो, इंपोर्ट महंगा। पांचवा, ट्रेड बैरियर्स हटाओ, लोकल इंडस्ट्री को सीधे ग्लोबल कंपटीशन में झोंक दो। छठा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ ताकि विदेशी कैपिटल आकर्षित हो। हर कंडीशन अलग अलग सुनाई देती है, लेकिन अगर इसे एक साथ मिलाकर के देखें तो एक देश की इकोनॉमी पूरी तरह खोल दिया जाता है बिना किसी प्रोटेक्शन के। दोस्तों, आप सोचते हैं यह सिर्फ गरीब देशों के साथ होता है, शायद आप गलत हैं। इसके लिए कुछ केसेस देखने होंगे। तो चलिए ग्रीस से शुरू करते हैं। वर्ष 2010 यूरोप का डेवलप्ड कंट्री, यूरोप यूनियन का मेंबर, इसके बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, IMF आया, कंडीशन लागू हुई और अगले 3 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27% तक पहुंच गई। हर 4 में से 1 इंसान बेरोजगार हो गया। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें मिलना मुश्किल थी। डॉक्टर्स बिना सैलरी के काम कर रहे थे। एक तरफ ग्रीस के लोग महंगाई से परेशान थे, दूसरी तरफ जिन यूरोपियन बैंक्स का पैसा ग्रीस पर उधार था वह पैसा पूरी तरह सेफ रहा। आप ही बताओ हेल्प किसकी हुई। अब अर्जेंटीना चलते हैं। अर्जेंटीना ने पिछले कुछ दशकों में IMF के पास 8 बार लोन के लिए दस्तक दी। आप ही सोचो, अगर कोई इलाज पहली बार काम करता तो मरीज 8 बार डॉक्टर के पास क्यों जाता। वर्ष 2001 में अर्जेंटीना की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। मिडिल क्लास रातों रात गरीब हो गया और सबसे ज़रूरी बात, अर्जेंटीना IMF का सबसे बड़ा कर्जदार है। अब पड़ोस में चलते हैं। पाकिस्तान 1958 से बार बार IMF के पास गया है। 2019 में 6 बिलियन का लोन लिया, 2023 में फिर 3 बिलियन का। करेंसी गिरी करीब 40% तक और इन्फ्लेशन 38% तक पहुंच गई। और यहाँ एक चौंकाने वाला सच है, पाकिस्तान का हर आम नागरिक आज लगभग $1000 का IMF का कर्जदार है। एक ऐसा कर्ज जो उसने कभी लिया ही नहीं, जो उसके पैदा होने से पहले उसके नाम पर लिख दिया गया। इसे कहते हैं बोर्न डेबिटर। अब यहाँ रुककर एक ज़रूरी बात कहनी है। अगर हम सिर्फ यह दिखाएं कि IMF हमेशा विलन या सफल संस्थान है, यह पूरी तस्वीर नहीं होगी और दी आर पर्सपेक्टिव आदि सच्चाई पर नहीं चलता। वर्ष 1997 में साउथ कोरिया एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस में था। IMF से $58 बिलियन का लोन लिया। कंडीशन सख्त थी। बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर सब में बड़े रिफॉर्म किए गए, लेकिन कुछ ही साल में कोरिया की इकोनॉमी न सिर्फ रिकवर हुई बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के उभरी। और आज भी इसे इकोनॉमिस्ट अक्सर IMF की एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं। कई अर्थशास्त्री यह भी तर्क देते हैं कि कंडीशन इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सिर्फ पैसा देने से क्राइसिस सिर्फ टलती है, सुलझती नहीं। तो सवाल जायज़ है, क्या फ़र्क होता है साउथ कोरिया और श्रीलंका, ग्रीस, अर्जेंटीना में। रिसर्च बताती है जिन देशों के पास पहले से मजबूत संस्थान, कम करप्शन और रिफॉर्म लागू करने की पॉलिटिकल विल पावर थी, वहां IMF प्रोग्राम का रिजल्ट बेहतर रहा। जहां यह नहीं था वहां वही लूप दोहराया गया जो हमने अभी देखा। यानी IMF का मॉडल हर जगह एक जैसा सफल नहीं हुआ, लेकिन जहां सिस्टम पहले से कमज़ोर था वहां वही मदद एक जाल बन गई। अब तक हमने देखा ग्रीस गिरा, अर्जेंटीना गिरा, श्रीलंका गिरा, पाकिस्तान कर्ज में जन्मा लेकिन स्थिति नहीं बदली, और साउथ कोरिया जैसा एक आबाद भी हैं। लेकिन ज़्यादातर मामले में देश कमज़ोर और पहले से ज़्यादा कर्जदार हुआ। फिर मजबूत कौन हुआ? इसके लिए पैसा का पीछा करते हैं। लोन जाता है सरकार को, कंडीशन लागू होती है, प्राइवेटाइजेशन शुरू होती है, एसेट बिकते हैं, ज़्यादातर विदेश कंपनीज खरीदती है, करेंसी डिवैल्यू होती है, फ़ायदा होती है विदेशी खरीदार को, ट्रेड बैरियर्स हटते हैं जिससे गुड्स अंदर आते हैं विदेशी कंपनीज के, इंटरेस्ट वापस जाता है वेस्टर्न बैंक्स और इंस्टीट्यूट के पास। तो सवाल यह नहीं कि यह लोन किसने दिया, सवाल यह है कि यह लोन साइकिल किसे जिंदा रखता है। उन देशों में जहां सिस्टम पहले से कमज़ोर था, तो अब वापस चलते हैं उस रात में, कोलंबो 13 जुलाई 2022 को। अब जब आप जानते हैं कि 16 बार का इतिहास, वोटिंग पावर का गणित, सेप की 6 कंडीशंस, ग्रीस, अर्जेंटीना, पाकिस्तान का पैटर्न, वह सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, एक प्रेसिडेंट आधी रात को क्यों भागा, अब इतना रहस्यमय नहीं लगता है ना। देश की अर्थव्यवस्था इतनी अंदर तक टूट चुकी थी
जनता का गुस्सा सड़कों पर आ गया। लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद भी है। वर्ष 1991 भारत भी एक गहरी इकोनॉमिक क्राइसिस में था। फॉरेन रिजर्व सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट्स जितने बचे थे। भारत के पास भी सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, IMF। कंडीशन कठोर थी, उदारीकरण फोर्स हुआ। लेकिन 1993 के बाद भारत ने खुद को धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकाला। आज भारत IMF का कर्जदार नहीं है। यह साबित करता है यह ट्रैप परमानेंट नहीं है। रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं होता और हर देश उसे नहीं चुनता। चलिए 3 सीख के साथ इसे समेटते हैं। पहली, अब कॉलोनाइजेशन का तरीका बदल गया। बैंक की जगह लोन ले लिया, गवर्नर की जगह IMF की चीफ ले लिया, लेकिन नतीजा कमजोर सिस्टम में वही है, सॉवरेनिटी संप्रभुता खत्म हो जाती है। दूसरी, वोटिंग पावर बराबर पॉलिसी पावर। जो कर्ज लेता है उसकी सबसे कम आवाज होती है। इसीलिए इकोनॉमिक सॉवरेनिटी संप्रभुता किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज है। तीसरी, यह सिर्फ हमारी थ्योरी नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने खुद कहा कि IMF की पॉलिसी ने अक्सर विकासशील देशों की समस्या कम करने की बजाय बढ़ाई है। जब एक इनसाइडर खुद कहें तो यह सिर्फ आरोप नहीं रहता, लेकिन जैसा हमने देखा यह पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है। तो सवाल यह नहीं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है, सवाल यह है कि आप इसे जानने के बाद क्या करते हैं। आज हमने देखा ग्रीस, अर्जेंटीना इस लूप में कैसे फंसा, पाकिस्तान का हर नागरिक बॉर्न डिबेटर कैसे बना, श्रीलंका का एक प्रेसिडेंट जो रातों रात भाग गया, और साउथ कोरिया जहां यही IMF काम भी आया। फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम कितना मजबूत था जब मदद मांगी गई। अब आप खुद फैसला कीजिए, यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या कुछ और। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे वॉर इकोनॉमी के पीछे एक और खिलाड़ी हैं जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। एक ऐसी सेना जो लड़ती नहीं लेकिन हर जंग से मुनाफा कमाती है, और उसकी कहानी हम लाएंगे अगली बार एपिसोड नंबर 5 में। दोस्तों, एक बात कहनी है दिल से, एपिसोड बनाना इतना आसान नहीं है। हर एपिसोड के पीछे घंटों की रिसर्च, दिनों की मेहनत, सिर्फ इसलिए कि दुनिया कैसी है। अगर इस एपिसोड ने आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया तो लाइक सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं कि हमें चाहिए, बल्कि इसलिए कि जो खुद सोचता है वो कभी मिसगाइड नहीं होता, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। आप देख रहे थे DR पर्सपेक्टिव। मिलते हैं अगली एपिसोड में।